नमस्कार। मेरा नाम है खुशवंत पतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद पतनानी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चैप्टर हो रहा है इस वक्त क्लास 11th के लिए, जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और हम आप पहुंचे हैं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर जहां हम हैं विद दिस सवाल। हम एक बात जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था, याद करो। हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा हो या इनफैक्ट कभी भी इफ देयर इज एनी स्प्रिंग इन्वॉल्व, है ना, हमेशा याद रखो जब भी कभी स्प्रिंग इन्वॉल्व होती है तो स्प्रिंग के लिए मैंने आपको लिखाया था कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एक दो सवाल हैं जो आईआईटीज में आए हैं, राइट। लेट्स टेक देम अप। सो दिस इज, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि के और एल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? सम स्प्रिंग एंड पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं ना आज की क्लास में। लेट्स चेक आउट some spring and pendulum based questions. So just 1 minute. ओके देखो, हाँ। हालांकि अपन ऐसे क्वेश्चंस और भी कर चुके हैं बट देन ठीक है, लिख लेते हैं। चलो। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन में, अच्छा इसके पहले की क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? कहाँ गए? है ना कि स्प्रिंग और पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। दिस वाज वन, है ना। ओके। देन यहाँ पर लेंथ और के एक दूसरे के कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो के एल, के वन एल वन इज इक्वल टू के टू एल टू इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है। फिर हमने उसी के ऊपर ये वाला सवाल देखा। ठीक है, राइट। कि अगर टाइम पीरियड कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे। लेट्स से इसका टाइम पीरियड दिया है तो इसके स्प्रिंग को आपने तोड़ दिया, है ना। दिस वाज अ लॉन्गर स्प्रिंग, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है। वन हैज अ लेंथ ऑफ, लेट्स से इसकी लेंथ 3L थी, ठीक है, और इनकी लेंथ L और 2L है। तो ऐसे केस में आप स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे रिलेट करते हो आपने सीखा। उसी के जरिए टाइम पीरियड कैसे निकालना है हमने इन इक्वेशंस में देखा। आई होप क्लियर है, राइट। ओके, फिर हमने इस सवाल को, कल के होमवर्क को हम देख रहे हैं। ओके कूल। तो हमने यहाँ पे अभी क्या कहा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सबका, फिर डिस्प्लेस कर दिया। अब टेंशन जो वर्क करेगा दैट विल बी जीरो। याद आ रहा है सबको? टेंशन जो वर्क करेगा दैट विल बी जीरो। इसका मतलब टी इंटू एक्स वन प्लस, साइन कैसी आएगी, इन दोनों में प्लस आएगी, यहां कैसी आएगी, माइनस, है ना, क्योंकि टेंशन और एक्स टू ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस टी इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक्स वन एक्स टू के कैसा है, इक्वल है ना। अच्छा, अब स्प्रिंग के लिए इक्वेशन क्या है, याद करो। स्प्रिंग के लिए इक्वेशन होती है, अगर वो उस एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है इक्वल टू टी, है ना, और उसके लिए एक्सटेंशन हुआ है एक्स वन, तो बाय हुक्स लॉ ये हमारा हो गया स्टेप नंबर, ये था स्टेप नंबर वन, ये था स्टेप नंबर टू, और अब हम लगा रहे हैं स्टेप नंबर थ्री। हुक्स लॉ लगाते हैं स्प्रिंग के लिए। हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग, हुक्स लॉ इज फॉलोड बाय स्प्रिंग। ठीक है, उससे क्या आ रहा है, फंडा कुछ तो निकल के आ रहा है। ओके। हम्म तो आ रहा है टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स वन स्प्रिंग के लिए। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ब्लॉक के रीस्टोरिंग फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी
F restoring which is acting on the block ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके is equal to minus k effective times of उसकी डिस्प्लेसमेंट x2। तो पहले आपने स्प्रिंग के लिए इक्वेशन लिखा, फिर उसको ब्लॉक के टर्म्स में कन्वर्ट किया, यानी कि यहां पर t आना चाहिए, है ना, k इफेक्टिव निकालना हमारा काम है, और यहां पर x2 आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ t तो पहले ही मौजूद है, मतलब सिर्फ x1 को x2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। ये हो गया माइनस k टाइम्स ऑफ x2। अरे वाह, सवाब तो फटाफट से आ गया यार। तो इस केस में जो k इफेक्टिव है वो k के इक्वल होगा। क्या हमें समझ में आ रही है बात? सेम प्रोसेस कल की तरह। इसका मतलब टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेंशन नहीं था, ये टाइम पीरियड था, ठीक है। सो द टाइम पीरियड will therefore be 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। इफेक्टिव लिखने की जगह क्या आ जाएगा, k। इजी था, राइट? ओके, आई होप क्लियर है। डाउट एंड में लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल बनाए। ये इजी था, थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल लें। चलो थोड़ा सा चैलेंजिंग करते हैं सवाल को। चलो देखो, हो सकता है आपको इस तरह की डेफिनेशन डेरिवेशन कहीं ना मिले, है ना, पॉसिबल है, तो इसीलिए इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, राइट। ये एक स्प्रिंग, ठीक है, और यहाँ लगी हुई है दूसरी स्प्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका ब्लॉक, ठीक है, इसका मास है m, लेट्स से, राइट। अब हमें एक बात समझ में आ गई, ये जितने से ऊपर या नीचे जाएगा ये भी उतने से ही जाएगा। अभी अभी हमने डिराइव किया है, ठीक है। लेट्स से अगर ये x1 से गया ऊपर तो ये भी x1 से नीचे आएगा, ठीक है। अभी अभी हमने देखा ये पार्ट, और सिंपल सी बात है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो अगर ये जितने से ऊपर उठेगी ये वाला साइड उतने से नीचे जाएगा। ये बात तो बहुत ही सिंपल है, इसमें x1 x2 डिराइव करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन सिर्फ समय को मतलब जानते हुए कि आप लोगों ने कल वो टेक्निक किया है ना, ये वाला पार्ट मैंने आपको डिराइव करा दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी कुल मिला के, ठीक है। चलो ओके, राइट राइट। तो यहां पर अब हमें फिर से टाइम पीरियड निकालना है। इनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है ना। अगर ये वाला ब्लॉक एम ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। कितना दिया हुआ था, k1 और k2, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। पहला काम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो यहाँ ये रही स्प्रिंग, स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है लेट्स से टेंशन टी, ठीक है। और उतना ही टेंशन कहाँ काम कर रहा होगा, स्प्रिंग ना नीचे से भी खिंचाएगी, लेकिन अभी हम सिर्फ ऊपर वाले टेंशन को लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्प्रिंग के ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ खिंचाव टेंशन, नीचे की तरफ mg, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्प्रिंग है ये k1 कांस्टेंट की थी, ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसको बनाने से पहले पुली को देख लो। पुली के ऊपर की तरफ लेट्स से टेंशन टी नॉट, नीचे की तरफ यहाँ टी, और यहाँ भी कैसा होगा, टी। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2t0 हो जाएगा। सही कह रहा हूं, ठीक है। और क्या करें, और क्या करें बताओ, बोलो बोलो बोलो। ओके, फिर ऊपर वाली स्प्रिंग को बनाते हैं, है ना। उसके ऊपर लेट्स से नीचे से टेंशन लग रहा है t0, है ना। ऊपर से भी लग रहा है, बट अभी के लिए सिस्टम से जो जोड़ रहा है उसको, उस टेंशन को लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझना, लेट्स से इसके ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है x1, इसकी हुई है नीचे की तरफ x1, राइट। इस स्प्रिंग के लिए मान लेते हैं ये नीचे गई है लेट्स से विथ x2, मान लेते हैं, है ना, अभी के लिए मान लेते हैं ये x2 से नीचे गई है, ठीक है। अब क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया, एक काम। दूसरा काम, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या लिख लें, tx1, ठीक है, प्लस ये दोनों
ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिख लें, प्लस सॉरी माइनस टी एक्स वन, ठीक है। और क्या कर लें, इसको देख लें, आई थिंक इसमें गड़बड़ जाएगी। अभी के लिए सपोज मानते हैं ऑपोजिट अलग अलग ही है, सो लेट अस टेक इसको x3 लेके देखते हैं, रुक जाओ, है ना। लेट अस टेक दिस एज x3, सो सो दिस इज माइनस टी एक्स थ्री। अभी के लिए थोड़ी देर अलग ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ना। माइनस टी एक्स थ्री प्लस इसमें क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, यानी कि टी नॉट एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। रिलेशन क्या निकल के आता है, देखो आपके पास आ रहा है टी, है ना, टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस टी एक्स थ्री प्लस टी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, टू टी, तो प्लस टू टी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू टू एक्स टू, करेक्ट, सही लिखा है, देख लो एक बार। टेंशन ऊपर, यहाँ पर इस पर टेंशन पिछले वाले में कहाँ लिया था, ऊपर की तरफ लिया था ना हमने, पिछले वाले में स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लिया था p टाइम्स ऑफ x1, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लिया था, ठीक है, यहाँ पर भी वही कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें, अब कोई भी एक स्प्रिंग के लिए लेट्स से कुछ ट्राई करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट्स सब्स्टिट्यूट, एक्सप्रेशन हमने लिखा टी के लिए, टी नॉट के लिए, ठीक है। अब इनको x1 और x2 के एक्सप्रेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यस क्लास, देखो क्या आता है, आई वेट, करो करो करो। एक काम करते हैं, मैं इसमें भी आंसर आपको निकाल के तो दे रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे खुद को इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको देने में कहीं गलती तो नहीं की है। इफ यस आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हम लोग इस सवाल पे आते हैं, लेकिन उसके पहले इस सवाल को बनाओ, जस्ट वन मोर क्वेश्चन।
ओके, ट्राई किए क्या क्लास? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, कौन ट्राई करना चाहता है और किसने घुटने नहीं टेके हैं? यस क्लास। ओके, कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? जल्दी से ट्राई करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई विल वेट, तब तक बनाओ। चैतन्य नीड्स टू विजिट हिज मॉम समवेयर, सो ही विल बी लीविंग अस। कोई बात नहीं, ट्राई करो। सो ट्राइंग, गुड गुड, गो अहेड। ओके, Mahevish, Karthik are also trying. Please go ahead. Yes, try करो। I'll wait, ठीक है, नो इश्यूज। सवाल बहुत अच्छा है, तो मैं एक बार में नहीं बताना चाह रहा हूँ। यस, गो अहेड। चलो अब मैं बताऊं, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है, मैसेज करो। चलो मैं यहाँ सॉल्व करते जाता हूँ, है ना? देखते जाओ यार, चलो देख ही लेते हैं, है ना? क्लास यहाँ पे देखो सब लोग। सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू सॉल्व इट? यहाँ देखना, आपने क्या किया, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्प्रिंग्स का। तो एक स्प्रिंग ऐसी, ठीक है, K1, उस पर हमने ऊपर वाला फोर्स कंसिडर किया, है ना, लेट्स से दिस। तो अब खुद ही समझना, यहाँ टेंशन T, इसका मतलब पूरे स्प्रिंग में टेंशन कैसा हो जाएगा, पूरी स्ट्रिंग में, सॉरी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा हो जाएगा, यहाँ भी T, यहाँ भी T, इस मतलब इसका मतलब इसमें 2T, इस पर कितना लगेगा 2T, इस पर भी 2T और इस पर भी 2T। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर हाँ तो जरा हैंड रेस करना, या एक बार हैंड डाउन करना अगर ये बात समझ में आ रही है तो, कि इन सब में 2T लगेगा। क्यों? अगर मैंने लिखा है, अगर समझ में आ गया तो हैंड डाउन कर लो। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके कूल। अब देखना, है ना, बहुत सिंपल है और आसान भी है। देखो यहाँ लग रहा है 2T ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वैसे ही K2 पर देखोगे तो नीचे की तरफ 2T, और यहाँ है K2, ठीक है। इस वाले को देखोगे
तो K3 और यहाँ लग रहा है 2T, ठीक है। फिर वैसे ही ऊपर वाले पर दिस वन, इस पर भी 2T और ये है K4, है ना। सो अब सबके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं या मानते हैं। लेट्स से नीचे वाले पे लेट्स से लग रहा है ये वाले पर ऊपर की तरफ x1, ये x1 से सपोज डिस्प्लेस हुआ। ऊपर वाला जो है लेट्स से वो नीचे खिंचा गया x2 से। अच्छा ये ना कभी डरना मत डायरेक्शन लेने में, अपने हिसाब से डायरेक्शन ले लेना। जहां डायरेक्शन को अपने आप को प्लस या माइनस करना होगा वो खुद अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ओके, नीचे वाले को आपने ले लिया लेट्स से ऊपर की तरफ x3, ठीक है। और इस ऊपर वाले को आपने माना ये नीचे आ जाता है लेट्स से विथ x4। सबका डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ अज्यूम कर लिया। दिस डज नॉट मीन कि ऐसा ही करोगे तो ही आंसर आएगा, नहीं, इसका उल्टा करोगे ना तो भी आंसर आएगा, वो भी तुम लोग करके देख सकते हो घर पर, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन इज 0 करते हैं। ओके, तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0, सेकेंड स्टेप, है ना। ओके, सो यू हैव 2t टाइम्स ऑफ x1, राइट, प्लस की वैल्यू क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, मतलब प्लस 2t टाइम्स ऑफ x2। यहां देखना ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब 2t टाइम्स ऑफ x3 प्लस 2t टाइम्स ऑफ x4, क्योंकि ये भी एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इंडिविजुअली सारे स्ट्रिंग्स को ले लो, यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2t इज इक्वल टू k1 x1, यहां क्या लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू k2 x2, है ना। यहां लिख सकते हैं 2t टेंशन इज इक्वल टू बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स, राइट, ठीक है। k3 इंटू x3, यहाँ क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू k2 इंटू x4, बाय मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब x1 x2 x3 की वैल्यू यहां से सब जगह से लो, यानी कि जैसे x1 क्या हो जाएगा 2t बाय k1, x2 हो जाएगा 2t बाय k2, x3 हो जाएगा 2t बाय k3, x4 हो जाएगा 2t बाय k4, सॉरी यहाँ पे k4 है, 2t बाय k4। अब इन सब वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, लिखो 2t, सब जगह से 2t कॉमन आएगा, है कि नहीं, एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, हमने एक x भूल गए क्या, ओ हम इसको भूल गए ना, ये भी तो डिस्प्लेस होगा जो सबसे मेन था, है कि नहीं। सो लेट्स से इस ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम भूल गए थे, अब बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सो एक टर्म ऐड हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, कर लेते हैं। सो लेट्स से ये रहा हमारा ब्लॉक, इस पर टेंशन T ऊपर की तरफ, है ना। लेट्स से ये नीचे जाता है, ठीक है, x से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भी वर्क डन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, राइट, ठीक है। अब ये माइनस टी एक्स मतलब वहां जाके कैसा हो जाएगा टी एक्स, करेक्ट, और सबका 2t कॉमन निकला था, है ना, 2t ऐसे कॉमन निकला था, और यहां हो जाएगा t, सिर्फ टी एक्स, है ना। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, या ऐसा लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x बाई 2, है ना। या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमने एक टर्म भूल गए थे तो बस उसको डाल दिया यहाँ पे, है कि नहीं। चलो, अरे यार छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है, चलो, हाँ, क्या करें, आप बोलो बोलो बोलो, अब सब्स्टिट्यूशन करो जो कर रहे थे जल्दी से। क्या हो जाएगा, देखो इनके जगह इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा 2
है ना, टाइम्स ऑफ 2t अपॉन k1 प्लस 2t अपॉन k2 प्लस 2t अपॉन k3 प्लस तो दूसरे पेज पे लिखते, देयर इज सम इशू विद दिस साइड, सो प्लस 2t अपॉन k4, ठीक है, इज इक्वल टू x। यहां तक हम समझ गए कि नहीं? एक बार क्लास हैंड रेस करना इफ यस। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हैंड रेस करो। वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0 किया और इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। हो रहा है सबको क्लियर? कार्तिकेय कोई डाउट आ रहा है क्या? पूछना एंड में, ठीक है, याद से। हाँ ब्लॉक, यस कार्तिकेय ने बोला था। चलो कूल, गुड 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 कार्तिकेय। अच्छा हुआ आज ये गलती हुई, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ ऐसी भी गलती हम लोग कर सकते हैं ना, तो वैसी गलती आदमी नहीं करेगा। इट्स गुड टू डू गलतीज, है ना, विद एवरी गलती यू लर्न। चलो देखो, अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखें। सब में से हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि 2t को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो कैसा हो जाएगा? 4t, राइट। 4t टाइम्स ऑफ 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4, राइट, इज इक्वल टू x। हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए था? हमें सबसे पहले तो SHM किसका कराना था? ब्लॉक का कराना था, ठीक है। ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा लग रहा है? T, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? x। मतलब हमें T और x के बीच में रिलेशन चाहिए था, राइट। तो रिलेशन लो, क्या आ जाएगा? हमें एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए था, T इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव टाइम्स ऑफ s। दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? यहां से t को एक तरफ लाओ, x को दूसरे तरफ लाओ, ठीक है, और बाकी जो भी बचेगा वो k इफेक्टिव होगा। तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 1 बाय, राइट, 1/1k1 प्लस 1/1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। और यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है। दिस इज x। अब यहां जो भी बचा वो क्या हो गया? k। क्या हो गया? k, ठीक है, इफेक्टिव। तो दिस इज k इफेक्टिव इज गिवन बाय 1/4 टाइम्स ऑफ 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। अब बस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करना है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k इफेक्टिव, ठीक है। तो अब यहां से देखो, तुमको 1/k इफेक्टिव चाहिए है कि नहीं? तो 1/k इफेक्टिव क्या हो जाएगा? यहां से निकालो, 4 टाइम्स ऑफ 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड 1/k4, ठीक है। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m टाइम्स ऑफ 1/k इफेक्टिव लिख सकते हो। तो 1/k इफेक्टिव की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। क्या ये सवाल क्लियर हुआ? क्या सबको एक बार हैंड रेस कर, हैंड डाउन करना है? यस प्लस एक बार हैंड डाउन करना अगर ये क्लियर हुआ तो। लाइक ऑल द सम्स हमने इसको भी हैंडल किया है, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रेट। मैं एक और सवाल कराना चाह रहा हूं इसी सीरीज में। आई एम लुकिंग फॉर इट, जस्ट 1 मिनट। सवाल सवाल सवाल, कितने सवाल पूछोगे हैं? चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल ना तुम्हारे केवीपीवाई में आ सकते हैं,
ठीक है, या फिजिक्स ओलंपियाड अगर देते हो उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता है, इस तरह से स्प्रिंग है और यहाँ एक और स्प्रिंग है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, ये ऊपर से ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक मास लगा लेते हैं और यहाँ पे दूसरा मास लगा लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। इसके लिए आपको फिर से क्या निकालना है, टाइम पीरियड। क्या करोगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एवरीवन, यस, बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर के, यहाँ पर टी। ठीक है, लेट्स से टी टेंशन है इस पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, और क्या करें, दूसरे वाले को देखो, उसमें भी क्या है, यहाँ पर टी टेंशन। ठीक है, और उसका स्प्रिंग का कांस्टेंट के। मास को देखो, इस मास के लिए क्या हो रहा है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ कौन कौन से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, खुद सोचो। यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ टी, इसका मतलब दोनों पर कैसा लग रहा होगा, 2t ईच। क्या ये हमें क्लियर हो रहा है? इसका मतलब इस मास के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, दैट मस्ट बी 4t। एम आई करेक्ट? टी 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 टी, राइट? तो 4t आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? आगे देखो, इफ यस तो अच्छा, नीचे एम भी कर रहा होगा इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, बट अभी हम उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको रिस्टोरिंग फोर्स से मतलब है, राइट? वर्क डन बाय टेंशन को जीरो करना है, कर लेते हैं। सपोज ये x1 से नीचे जाता है, ठीक है, और ये x2 से नीचे जाता है, और हमारा जो ब्लॉक है वो लेट्स से x से नीचे जाता है। ठीक है, याद रखना उस पर रिस्टोरिंग फोर्स 4t है। ठीक है, ये x से नीचे जाता है। अब रिलेट करो, इन दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों भी एक डायरेक्शन में, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आएगा t टाइम्स ऑफ x1 प्लस t टाइम्स ऑफ x2 माइनस 4t टाइम्स ऑफ x। होना चाहिए ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या हमें ये क्लियर हो रहा है? इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया, नेटवर्क हो रहा है जीरो। ठीक है, अब क्या करें, सब में से टेंशन कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x। अब हमने क्या करना है, एक एक स्प्रिंग से, सपोज यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू के x1, फिर लिखेंगे t इज इक्वल टू के x2। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी t बाय k, है ना। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये भी हो रहा है t बाय k। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, सो दिस विल बी t बाय k प्लस t बाय k इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, राइट? ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, आंसर कैसा आ रहा है, 2t by k, if I am right, 2t by k is equal to 4x। इसका मतलब 2t आ रहा है 4k x के इक्वल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस k इफेक्टिव टाइम्स ऑफ x, है ना। अब हमें ये चाहिए, अब कहां से लाएं रीस्टोरिंग फोर्स, कितना होना चाहिए, 4t। आप मान लो यहाँ पे नेगेटिव की साइन है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये कैसा हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर आ गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, यानी कि यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब माइनस 8kx। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कि दिस एफ टी, इस 4t को रिप्लेस करके मैं एफ रीस्टोरिंग लिख सकता हूँ फॉर द ब्लॉक, which is equal to minus k 8k times of x, which is displacement for the block again, right? तो यानी कि आपके पास k इफेक्टिव कैसा हो रहा है, इज इक्वल टू 8k। क्या हमें ये क्लियर हो रहा है, राइट? इसका मतलब आप क्या निकाल लोगे, टाइम पीरियड।
क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव की जगह 8k आ जाएगा। ये जिसको क्लियर हो गया एक बार जरा हैंड रेस करना क्लास। यस क्लास, किस किस को क्लियर हुआ ये हैंड रेस करो। लेट मी चेक, हो गया, चलो सही है। जैसे ही एक काम करते हैं, क्लियर हो गया, एक और सवाल बनाते हैं फिर, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल बनाते हैं। लेट्स से आपके पास एक सिस्टम के अंदर, है ना, एक सिस्टम के अंदर इस तरह से एक एम ब्लॉक के मास को एक स्प्रिंग से लगा दिया गया, ठीक है, और यहीं पर आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉब को सस्पेंड कर दिया, मतलब एक सिंपल पेंडुलम और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर लगा दिया गया, ठीक है। अभी जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो इनके लिए टाइम पीरियड्स थे, लेट्स से T1 और T2। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, ठीक है, लेट्स से विथ एक्सेलरेशन a अपवर्ड्स, विथ एक्सेलरेशन a अपवर्ड्स, ऐसा इसकी लेंथ l मान लो। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड्स, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड्स। ट्राई करो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहला, क्योंकि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए इसको समझना ध्यान से, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आप समझने में मजा आएगा। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है एम और के पर। देखना हम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, मतलब लिफ्ट चाहे किस भी एक्सेलरेशन से चढ़े उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भूल जाओ उसकी उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड अब भी कैसा रहेगा, T1। लेकिन लेकिन एक पेंडुलम और बॉब के लिए अब की बार टाइम पीरियड में बदलाव आ जाएगा, क्यों सोचो। क्या होता है एक सिंपल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड इट इज गिवन बाय t is equal to 2 pi under root of L by G effective, यानी कि G effective पे डिपेंड करता है। मैंने तुम लोगों को एक बात बताया था कि अगर एक पेंडुलम, अगर ये पूरा सिस्टम लेट्स से a एक्सेलरेशन से चलने लगे, तो हम लोग अगर इस पेंडुलम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, लेट्स से इसका वेट m है, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन T, इक्वेशन क्या बनेगी, T
माइनस एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, यहां से t कैसा आएगा, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए। कहने का मतलब जो इफेक्टिव g है वो किसके इक्वल हो रहा है, देखो a प्लस जी के, हाँ या ना, राइट। तो इसका मतलब यहां पर अब की बार नए वाले टाइम पीरियड में g की जगह क्या आ जाएगा, g प्लस ए, राइट। तो नया टाइम पीरियड विल बी, लेट्स से t2 डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g प्लस ए, जबकि पुराना टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। अब उनके बीच में रिलेशन लाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, डिवाइड कर दो, और क्या आंसर आएगा देखो, t2 डैश है ना इज इक्वल टू, या t2 डैश बाय t इज इक्वल टू, या t2 सॉरी, हाँ, तो we'll have is equal to अंडर रूट ऑफ t2 डैश में नीचे की तरफ ये डिपेंड कर रहा है g प्लस ए के, यहाँ कर रहा है g, ऐसा कुछ आंसर आएगा। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है, हाँ, ये क्लियर हो रहा है क्या, एक बार जरा हैंड रेज करना। अच्छा, हैंड पहले तो सब लोग डाउन कर लो, फिलहाल फिलहाल हैंड डाउन कर लो एवरीवन, यस। अगर ये क्लियर हो रहा है तो हैंड रेज करो। ये जी इफेक्टिव को हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया, अगर ये क्लियर हो रहा है तो सब लोग हैंड रेज करो। क्लियर है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये पहले लिख लो एक बार अपने पास, इस ऐसे क्वेश्चन ना आपको जेई में मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे सवाल आपको ए आई ट्रिपल ई जेई इस तरह के पुराने वाले पेपर्स में इस तरह के सवाल मिल सकते हैं, या आने वाले पेपर्स में भी, ठीक है, वेरी रेलेवेंट। मतलब समझ में ही नहीं आएगा बंदे को कि करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन पे वो आपको उड़ा देते हैं, यहीं पे अपन को संभालना है, ठीक है। चलो कर लो। डन, लिख लिया क्या सबने, हैंड डाउन करना अगर लिख लिया है तो। ओके, लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। फ्लूइड्स याद है सबको, जो उस दिन मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताए थे, ऊपर की तरफ बॉयंसी लगती है, बस वही फंडा यहाँ लगने वाला है, ठीक है, अगले सवाल में। अब की बार तुमने क्या किया, एक स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग का तो तुमको समझ में आ गया, हम लोग कहीं भी करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बड़ा ढीठ है ना, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर वो ऐसे ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर वो पानी के अंदर है तो क्या हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ने लगेगा। किसके ऊपर, जी इफेक्टिव के ऊपर, देखो, ठीक है, बॉयंसी आ गई ना, तो बॉयंसी की वजह से जी इफेक्टिव, हमने कहा था ना हम थोड़े हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं मतलब नीचे की तरफ जो जी है जरूर वो कम हो रहा होगा, तभी तो तुम पानी में अपने आप को हल्का महसूस करते हो कि नहीं, है ना। सो इसका मतलब जो जी इफेक्टिव है हम पर लगने वाला जब हम पानी के अंदर है, वो जरूर चेंज हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट दैट, ठीक है। वो जी नहीं है, जी से थोड़ा कम होना चाहिए, देखते हैं। तो अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लगा हुआ है,
ठीक है, एल लेंथ, और इसको आपने डाल दिया पानी में। ऐसे गाना है ना, ब्लू है पानी 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 पानी, ठीक है। तो ये इसका ब्लू पानी, और इस ब्लू पानी में डाल दिया हमने पेंडुलम, ठीक है। ये गाना बहुत चला था किसी समय पे, नहीं? ओके, खैर, तो हमने क्या किया, यहां पर लगा दिया बॉब, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, पानी में डाल दिया का मतलब क्या है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगा, दैट इज बॉयंसी, राइट। एक बॉयंसी ऊपर की तरफ बी, और क्या लग रहा है यहाँ पे, टेंशन टी, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कुछ बड़ा काम नहीं किया। ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, क्या हो रहा है, टी प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, राइट। बॉयंसी क्या था, बॉयंसी वो फोर्स था जो उसके वेट के इक्वल था जितना पानी बाहर चला गया इस बॉब के अंदर आने से, करेक्ट, उस पानी का वेट। सो वेट ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर, तो एम एल इंटू जी, ठीक है, जितना पानी बाहर गया। अब इस जो पानी बाहर गया, मास ऑफ द लिक्विड विच गोज आउटसाइड, उस पानी के लिए वॉल्यूम उतनी है जितनी ऑब्जेक्ट के लिए, करेक्ट। सो दिस प्लस डेंसिटी ऑफ दैट वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड, जितना लिक्विड बाहर गया, इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू रो इंटू वी इज इक्वल टू एम जी। अब हमने क्या सीखा था, जितना लिक्विड बाहर गया, द लिक्विड विच गोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, सॉलिड इमर्स्ड, ये हमने कल देखा था। लिक्विड आउट की वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड इमर्स्ड। तो यहां पे वी एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इमर्स्ड, और पूरा का पूरा सॉलिड इमर्स्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे देखना, मास, ये मास ऑफ द सॉलिड था, ठीक है, m, तो मैं लिख सकता हूं इसको रो ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और अभी के केस में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जितना पूरा का पूरा सॉलिड है वो पूरा का पूरा इमर्स्ड है, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉलिड इज फुली इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज इमर्स्ड, ठीक है, सॉलिड विच इज इमर्स्ड, क्योंकि सॉलिड फुली इमर्स्ड है, तो पूरे सॉलिड की वॉल्यूम Vs इज इक्वल टू वी इमर्स्ड। क्या हमें ये समझ में आ रही है बात? अगर सपोज आधा आधा इमर्स होता, तो वी इमर्स्ड वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ वी ऑफ सॉलिड। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? क्लास एक बार हैंड रेस करना अगर ये क्लियर हो रहा है। तो मैंने जो अभी कहा, अगर आधा सॉलिड इमर्स्ड होता तो वी इमर्स्ड वुड हैव बीन हाफ ऑफ वी एस, लेकिन क्योंकि पूरा सॉलिड इमर्स्ड है इसीलिए वी एम और वी एस एक ही है। ये समझ में आया तो हैंड रेस करो इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, वी एस और वी एम वाला, ठीक है। कार्तिकेय कोई डाउट होता है तो एंड में पूछो, ठीक है, राइट, क्लियर है, ओके क्लियर है। अच्छा अब देखो, रो एस टाइम्स ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इमर्स्ड, और वी इमर्स्ड किसके इक्वल है, रो एल के, वी एल के, ठीक है। अभी तो उसको वी इमर्स्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो टेंशन प्लस रो एल वी इमर्स्ड इंटू जी इज इक्वल टू, एम का मतलब हो गया रो एस इंटू वी इमर्स्ड टाइम्स ऑफ जी, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू रो एस माइनस रो एल टाइम्स ऑफ वी इमर्स्ड इंटू जी। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब चाहें तो इसमें से रो एस कॉमन ले लें, चाहें तो हो जाएगा 1 माइनस रो एल बाय रो एस, ठीक है, टाइम्स ऑफ रो एस इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड टाइम्स ऑफ जी, और इसको क्या लिख सकते हो, टी, that is tension is equal to 1 minus rho L by rho S। अब V इमर्स को क्या लिख सकते हो, V ऑफ सॉलिड, अगले पेज पे लिखूं या यहीं का चलेगा, देखो इसके बाद यहां लिख रहा हूं, ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू 1 माइनस रो एल बाय रो एस, राइट। बस उसी कैलकुलेशन को हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है, इनटू रो एस। रो एस के बाद वी इमर्स किसके इक्वल है, हमने कहा था पूरे सॉलिड की वॉल्यूम
अंदर ही है ना, तो वी इमर्ज और वी एस एक ही हो गया, ठीक है। अब रो इमर्ज्ड इनटू वी एस कितना था, मास ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या देता है, मास ऑफ द सॉलिड। तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल टू एम जी, और साथ में क्या आ गया, 1 - रो एल बाय रो एस आया, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T इज इक्वल टू एम इंटू जी के जगह क्या आ गया बेसिकली, G बाय 1 - रो एल बाय रो एस। ये सब लोग देख पा रहे हैं। जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, हमने टेंशन और मास के बीच में ऐसा रिलेशन निकाला था, T इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ G प्लस कितना, G डिवाइडेड बाय कितना, है ना, और इसको G इफेक्टिव कह दिया था। कुछ कुछ वैसा ही हमने यहां भी करने की कोशिश की है। क्या किया, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखा टेंशन और बॉयंसी के बीच में, ये ना इतनी बड़ी इक्वेशन होगी नहीं, मैंने आप लोगों को स्टेप्स को क्लियर करने के लिए इतना एक्सपैंड किया, अदरवाइज इतना जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, फिर देखो हमने इसको लिखा बॉयंसी इज जितना लिक्विड बाहर गया उसका मास इंटू उसका जी, मतलब उसका वेट, ठीक है। फिर इस ml की जगह लिखा रो एल इंटू वी एल, वी एल को लिख दिया वी इमर्स्ड, है ना। अब क्या किया, दूसरे तरफ लेके गए, वी इमर्स्ड और जी कॉमन निकाले, अंदर बचा रो एस माइनस रो एल, हमने इसमें से रो एस कॉमन ले लिया, यहां से रो एस कॉमन लिया तो रो एल के नीचे रो एस आ गया, ठीक है। इस पूरे को तुमने लिख दिया रो एस इंटू वी एस, क्योंकि वी इमर्स्ड वी एस के इक्वल था, इंटू जी, इसके जगह आ गया एम जी, है ना। तो अब जी के नीचे जब तुम इस वाले एक्सप्रेशन को ले गए तो हम कह सकते हैं कि G इफेक्टिव इज इक्वल टू G बाय 1 - रो एल बाय रो एस। क्या ये क्लियर हो रहा है, अगर हो रहा है तो जरा हैंड रेस करो, हैंड डाउन करो, यस क्लास। क्लियर हुआ क्या ये, ठीक है। लिख लो, लिख लेने पर हैंड रेस कर लेना, ठीक है। लिखा सबने, हैंड रेस करो अगर हो जाए तो। चलो आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, राइट। तो अपन कुछ, मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ, रुक जाओ, अगर आज नोट्स लिख ही रहे हो तो एक साथ इसको लिख लेना, समझ में आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जो अपन को ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम लोग इनर्शिया यानी कि रोटेशन मोशन करेंगे। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक कार्तिकेय हैज गॉट लॉक्ड आउट फॉर सम रीजन, थैंक यू। सो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक उसका ब्रीफ देखते हैं। हमारी आज की क्लास शुरू हुई थी इस क्वेश्चन से, जहां पे हमने कहा था अगर एक स्प्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, है ना, जिस कुछ इस तरह से कि एक पार्ट का लेंथ इज डबल द अदर पार्ट, तो दोनों का स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। तो हमने वो यहाँ पे कैलकुलेट किया, आंसर निकाला, ठीक। ये आज का होमवर्क है। हमने अगले सवाल में कहा कि सपोज पहली वाली स्प्रिंग जब तोड़ा नहीं था तब टाइम पीरियड टी था, जब तोड़ दिया उसको तब टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, दिस इज टेलिंग यू द कंपैरिजन ऑफ टाइम पीरियड। लेट्स से पहले वाले पार्ट के लिए जिसका लेंथ एल है, टोटल लेंथ 3L था, ठीक है। जो एल वाला पार्ट है उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आया 3K। उसके लिए यू विल हैव टाइम कांस्टेंट, लेट्स से उसका टाइम पीरियड इज टी डैश, यहाँ पे अगले वाले के लिए टाइम पीरियड इज टी डबल डैश, वो हमने निकाला यहाँ पर, ठीक। कैसे निकाला, एक फंडा याद रखना, दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब K1L1 इज इक्वल टू K2L2 इज इक्वल टू नेट इफेक्टिव K टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ, या जो टोटल लेंथ थी, ठीक है।
घबराना नहीं, इस रिलेशन को निकालना, के आ जाएगा, के से टाइम पीरियड निकल आएगा, ठीक है, और कंपेयर कर लोगे। आई होप क्लियर है। ओके देन इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया, अगेन दिस सवाल वाज बेस्ड ऑन स्प्रिंग वाला पार्ट, हमने ये देखा। इस वाले सवाल को अपन फिर से वेरीफाई करके अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस में देखेंगे, राइट। इस सवाल को भी हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्प्रिंग्स हैं, है ना, सेम फंडा जो हमने यूज किया था वही यूज किया, वर्क डन बाय टेंशन जीरो किया, x1 x2 वगैरह के टर्म्स में रिलेशन आया, t कॉमन निकाला, राइट, यहां से t, यहां से x1 x2 x3 यहां सब्सटीट्यूट किया, 2t कॉमन निकाला, ठीक है, एक्सप्रेशन आया t इज इक्वल टू इतना टाइम्स ऑफ x। हम जो चाहते थे वो होता था, जो restoring force at times of is equal to k effective times of x, so we are getting something on that lines। यहाँ माइनस की साइन चाहो तो लिख दो, बेसिकली माइनस की साइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मतलब उससे माइनस की साइन से। अच्छा, अगले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो किया, x1 x2 और x के बीच में जो रिलेशन आया, याद रखना दोनों स्प्रिंग्स से हुक्स लॉ लगाया और x1 x2 की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट किया, ठीक, जिससे फिर से वही हमने एक्सप्रेशन लाने की कोशिश किया कि हमारे इस वाले केस में देखना, इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लग रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स, दैट वाज 4t, है ना, जबकि आंसर जो आ रहा है यहां तक वो 2t के टर्म्स में आ रहा है, तो यहां से हमने 2 मल्टीप्लाई किया और रीस्टोरिंग फोर्स निकाला, देखा कि वो डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट x पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इफेक्टिव k कम्स आउट टू बी 8k, ये हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट, राइट। ये अगला सवाल हमने देखा स्प्रिंग और पेंडुलम के ऊपर, कि आप अगर लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और पेंडुलम को लगा दो और लिफ्ट को ऊपर उठाओ विद एक्सेलरेशन a, तो उसके दोनों के टाइम पीरियड्स में क्या फर्क आएगा। हमने कहा कि भैया देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए तो टाइम पीरियड a पर या g पर डिपेंड ही नहीं करता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, एक पेंडुलम के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू जी इफेक्टिव पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, जी इफेक्टिव पे डिपेंड कर रही है, राइट, बिकॉज दैट वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन जी इफेक्टिव। तो यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू कैसी हो जा रही है, जी प्लस ए, कहां से आ रहा है, सिंपल एनएलएम की इक्वेशन से, जो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ी हुई है भैया, है कि नहीं, राइट। तो अगला सवाल ये था फ्लूइड्स के ऊपर बेस्ड, फिर से, ठीक है, इसमें भी जी इफेक्टिव चेंज हो जा रहा था, राइट। So your G effective in this case was equal to G by under root of, sorry, G by 1 minus rho L by rho S. G effective was equal to G by 1 minus rho L by rho S. ठीक है, ये हुआ कूल। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, अब यहां से एक बार G इफेक्टिव आ गया तो आप फॉर्मूला लगाओगे बस, T इज इक्वल टू, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड के लिए अपन सिंबल कुछ नहीं लिख रहे हैं ताकि चीजें क्लियर रहें, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G इफेक्टिव। ठीक है, अगले सवाल में हमने क्या देखा, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सवाल। यहां पर हमने फिजिकल पेंडुलम को समझा कि जरूरी नहीं है हर बार किसी तरह का रिंग ही या किसी तरह का पेंडुलम ही एक या सिंपल पेंडुलम ही पेंडुलम हो, आप किसी भी सब्सटेंस को एज अ पेंडुलम यूज कर सकते हो। लेट्स से आपके पास ये एक रिंग है, ठीक है, ये भी एक पेंडुलम की तरह काम कर सकती है, मैंने ये बताया, ठीक है। एक टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना, और लीनियर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोशन के अंदर मास इनर्शिया का काम करता है, इनर्शिया मतलब
अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो उसको चलाना मुश्किल है, राइट? लीनियरली चलाना मुश्किल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसी को हमको रोटेशनल मोशन में डालना है ना, यानी कि उसको एंगुलरली मूव करना है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम में एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है कि नहीं, तो अगर एंगुलरली मूव करना है किसी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, तो अब की बार उसके लिए जो टर्म काम कर रहा होगा, राइट, वो मास की बजाय इनर्शिया होगा। वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को हिंडर करने की कोशिश करे, जैसे लीनियर मोशन को हिंडर करने का काम मास करता है, रोटेशनल मोशन को हिंडर करने का काम इनर्शिया करता है। क्या होता है, इसका रिलेशन कहां से आता है? रोटेशनल मोशन चैप्टर से, राइट। अब यहां पर वही इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रिंग लेते हैं, अभी मैंने दे दिया क्वेश्चन में कि आई इज इक्वल टू 2mr²। जब आप लोग रोटेशनल चैप्टर करोगे तो ये वाली बात कैसे आई है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस, रिंग के लिए आई इज 2mr², द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है? टाइम पीरियड, अगर आप डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है। कूल, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, हो रहा है कि नहीं? चलो, आई होप सबको क्लियर है। अगर कोई भी सवाल डाउट हो, पूछना हो, पूछ सकते हो। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, राइट, क्योंकि मेरे चैनल फिजिक्स विद पतनानी पर ये वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दैट आई एम अवेलेबल फॉर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन, और हमारी क्लासेस जूम पर होती है। मेरी क्लासेस की एक खास बात होती है कि हमारी हर क्लास में मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए पढ़ता हूँ, जैसा आपने शायद इन क्लासेस में देखा भी होगा। सो दैट helps the student as well as the faculty। मुझे पता चलता है एज अ फैकल्टी कि बच्चा कितना ग्रो कर पा रहा है इन द टर्म्स ऑफ हिज और हर कॉन्सेप्ट्स, राइट। और बच्चे के लिए इट बिकम्स वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी लर्निंग कंड्यूसिव माहौल है ना, वो तेजी से सीख पाता है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। इजाजत दीजिए, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल फिजिक्स विद फतनानी। इजाजत दीजिए, नमस्कार एंड बाय।